अर्ध जीवन काल किसे कहते हैं? सर अर्ध जीवन काल कह लीजिए, अर्ध आयु कह लीजिए, सभी बातें एक ही है। तो ये बहुत सिंपल सी बात है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को ठीक आधा पूरा होने में जितना समय लगता है वह उसका क्या कहलाता है? बहुत सिंपल। सो लिखिए, किसी रासायनिक अभिक्रिया को, किसी रासायनिक अभिक्रिया को ठीक आधा पूरा होने में जितना समय लगता है उसे उस अभिक्रिया का अर्ध जीवन काल कहते हैं। अर्ध जीवन काल कहते हैं। इसे संक्षेप में टी हाफ या बहुत बार टी 50% भी लिखा जाएगा। 50% का मतलब भी हाफ ही होता है। टी 50% लिखा जाता है। अब केवल आपसे अर्ध जीवन काल पूछ ले तो इतना लिखेंगे? नहीं नहीं, इसके अलावा इसका सूत्र भी शामिल कर दीजिए कि टी हाफ बराबर 0.693 बटा के। क्या ये सभी के लिए लागू होगा? नहीं सर, ये केवल और केवल किसके लिए लागू होगा? प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए। किस कोटि की अभिक्रिया के लिए? टी हाफ बराबर a बटा 2k। यह किसके लिए लागू होगा? शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए, शून्य कोटि। ठीक है, आप ऐसा लिख सकते हैं। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। मैं यहाँ पर एक थ्योरी के जरिए आपको बतलाने वाला हूँ। एक क्वेश्चन आता है कि प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्ध जीवन काल उसके प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, उसको सिद्ध करके दिखाना है। तो उस क्वेश्चंस को भी हम लोग शामिल करेंगे, इसके जस्ट बाद उसी को पढ़ेंगे। क्वेश्चन दो तरीका से पूछा जा सकता है। पहला ये कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के अर्ध जीवन काल का व्यंजक प्राप्त करें। पहला क्वेश्चन ये। और दूसरा, इसी को दूसरे तरीका से पूछा जा सकता है और सिद्ध करें कि प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्ध जीवन काल अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। निर्भर नहीं करता है। ये आपका स्टार क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है ये। देखिए, सबसे पहले हमें अर्ध जीवन काल के सिचुएशन को समझना होगा। अर्ध जीवन काल के लिए एक टर्म समझिए जो आपने प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए देखा था। एक अभिकारक है A जो प्रथम कोटि का अनुपालन करते हुए B बनाता है, या किसी भी कोटि का अनुपालन करते हुए B बनाता है। जब अभिक्रिया चालू नहीं हुआ था तो सारा अमाउंट अभिकारक का था, उत्पाद अभी शून्य था। लेकिन जब अभिक्रिया चालू हो गया T समय के बाद तो उत्पाद X हो गया और अभिकारक अब कितना बचा? A माइनस X बचा। अब यहीं पर हमें समझना है T जो है उस T को T हाफ कर देना है। T को क्या कर देना है? T हाफ। अब आइए मूल डेफिनेशन के ऊपर। किसी रासायनिक अभिक्रिया को ठीक आधा पूरा होने में जितना समय लगता है उसे उस अभिक्रिया का अर्ध जीवन काल कहते हैं। यानी X का वैल्यू ठीक आधा पूरा हो गया प्रारंभिक मात्रा का। तो प्रारंभिक मात्रा क्या है? A। इसका आधा क्या हो जाएगा? A बटा 2। अर्थात अर्ध जीवन काल के लिए T का वैल्यू T हाफ रखना है और X का वैल्यू A बटा 2 रख देना है। इस वैल्यू को रख के एलिब्रेट कर देना है, कैलकुलेशन कंप्लीट कर देना। तो
तो ये आप रखेंगे नहीं, डायरेक्ट हम लोग वैल्यू को रख के काम करना स्टार्ट करेंगे। लिखेंगे अर्ध जीवन काल के लिए, किसके लिए, हाँ लिखिए हमारे साथ साथ, अर्ध जीवन काल के लिए। भाई अर्ध जीवन काल के लिए t का जो वैल्यू है वो t टेंस टू t हाफ बढ़ा के कर देना है, एंड x का जो वैल्यू है वो क्या करना है, a/2 करना है। ये वैल्यू फिक्स हो गया। कभी भी किसी का भी अर्ध जीवन काल कैलकुलेट करें, चाहे प्रथम कोटि का, शून्य कोटि का, द्वितीय कोटि का, t का वैल्यू t हाफ रखना है, x का वैल्यू a/2 रखना है, इसमें कोई बदलाव नहीं करना है। अब चलो आगे हम चलते हैं और आते हैं प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक से, या प्रथम कोटि अभिक्रिया से, प्रथम कोटि अभिक्रिया से। जैसे प्रथम कोटि अभिक्रिया से चलेंगे तो चूंकि इसके लिए k बराबर क्या सूत्र था, 2.303 बाई टी लॉग a/a माइनस एक्स, a/a माइनस एक्स। अब इसमें ना वैल्यू रख दो सर, सो k बराबर 2.303, t के जगह हमने क्या करना है, t हाफ करना है, इंटू लॉग a/a माइनस a/2। अब फाइनली इसको हम लिख सकते हैं t हाफ बराबर 2.303 बटा k, देखो t हाफ को हमने उस साइड कर लिया और k को इस साइड, इंटू लॉग a माइनस a/2, तो 2a माइनस a यानी a/2। सर a और a कैंसिल, लॉग में बटा का 2 है तो ऊपर जाकर मल्टीपल सेक्शन में आ जाएगा। फाइनली इसको हम लिख सकते हैं t हाफ बराबर 2.303 बटा k इंटू लॉग 2, बटा k इंटू लॉग 2। अब आप चाहें तो यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, ठीक है, ऐसा भी ऑप्शंस मिल सकता है, लेकिन इसको हम पूरा प्रूफ करने वाले हैं। t हाफ बराबर 2.303 बटा के लॉग 2 का वैल्यू 0.3010। इस पूरे को जब सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 0.693 बटा के। सर ये टी हाफ का व्यंजक हो गया, टी हाफ का वैल्यू आ गया। अब इस क्वेश्चन में देखो, या जो व्यंजक आपके पास आया उसमें कहीं पर प्रारंभिक सांद्रता a या x आ रहा है, नहीं आ रहा है ना, इसका मतलब ये a या x से स्वतंत्र है, a या x से स्वतंत्र है, अर्थात इसका ये टी हाफ प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर किया, नहीं किया, बस हो गया। तो प्रथम कोटि अभिक्रिया के अर्ध जीवन काल का व्यंजक भी हो गया, और अगर दूसरे तरीका से क्वेश्चन ये पूछेगा तो ये कर दीजिएगा, लेकिन जब दूसरे तरीका से क्वेश्चन पूछेगा तब एक लाइन बढ़ाकर कंक्लूजन लिखना पड़ेगा। कंक्लूजन क्या लिखिएगा कि चूंकि प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्ध जीवन काल टी हाफ प्रारंभिक सांद्रता ए से मुक्त है। नंबर 6, अर्ध जीवन काल एवं औसत जीवन काल में संबंध स्थापित करें। अर्ध जीवन काल एवं औसत जीवन काल में संबंध स्थापित करें। दोनों में ना हमें एक रिलेशन लिखना है कि क्या रिलेशन आएगा अर्ध जीवन काल में और औसत जीवन काल में। तो सबसे पहले हम कहाँ से चलेंगे, अर्ध जीवन काल से। लिख देते हैं अर्ध जीवन काल से या अर्ध आयु से। देखो जनरली ये सब कैलकुलेशन फर्स्ट ऑर्डर के लिए होता है, क्योंकि मैक्सिमम रिएक्शन जो होते हैं वो फर्स्ट ऑर्डर पर होते हैं। जैसे रेडियो सक्रिय पदार्थ के जितने भी विखंडन होते हैं वह किस पर निर्भर करता है, प्रथम कोटि अभिक्रिया पर निर्भर करता है। मैक्सिमम रिएक्शन का रेट जो है वो प्रथम कोटि अभिक्रिया पर डिपेंड करता है। तो ये हमेशा प्रथम कोटि के लिए करना है, यानी टी हाफ बराबर 0.693 बटा के। इसलिए के बराबर इसको हम लिख सकते हैं 0.693 बटा क्या, टी हाफ। इसे हम क्या कहेंगे, समीकरण फर्स्ट कहेंगे। फिर आएंगे कहाँ से, औसत जीवन काल से। भाई कहाँ से चलेंगे, औसत जीवन काल से। जैसे औसत जीवन काल से चलेंगे तो चूंकि टी बराबर 1 बटा के, इसलिए के बराबर 1 बटा टी, ये हो गया समीकरण सेकेंड। औसत जीवन काल क्या होता है भाई, तो वेग स्थिरांक के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, औसत जीवन काल कहते हैं। दोनों का LHS बराबर है तो दोनों का RHS क्या हो जाएगा, बराबर समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड से। जैसे समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड से चल रहे हैं तो LHS का पर्सन बराबर है, तो यहाँ हम लिख देते हैं RHS पर्सन 0.693
बटा टी हाफ बराबर 1 बटा कैपिटल टी। अब देखिए हमने एक्चुअल में कैपिटल टी का वैल्यू निकालना है, तो कैपिटल टी इस तरफ ले आते हैं, 0.693 को राइट साइड में ले जाकर लिखते हैं, तो अंश के जगह हर में आ जाएगा 1/693 गुना टी हाफ हर के जगह अंश में तब्दील हो गया 1/2। अब टी हाफ हो गया, ऑलरेडी इसको लिख सकते हैं कैपिटल टी बराबर 1 में जब 0.693 से भाग दीजिएगा तो 1.44, इसका कैलकुलेशन सॉल्यूशन आ जाएगा, मल्टीप्लाई टी हाफ। अर्थात यहाँ एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन गया कि औसत जीवन काल अर्ध जीवन काल का कितना गुना होता है। तो भाई औसत जीवन काल जो है वो अर्ध जीवन काल का 1.44 गुना है। कितना गुना है? 1.44 गुना। इसी टर्म्स को हम आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, टी हाफ का वैल्यू क्या है, तो टी हाफ देख लो, टी हाफ का वैल्यू यहीं पर कर लीजिए, इसको उस तरफ ले जाइए, इसको इस तरफ ले आइए, तो क्या हो जाएगा 0.693 गुना कैपिटल टी औसत जीवन काल। तो चलिए इसे आप नोट कर लीजिए, 2 रिलेशंस आ चुके हैं। आप इसे सोच रहे हैं कि पूरा फिजिकल का जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो अभी बतलाए हैं इसमें, उसको एगो लाइव लेक्चर में बतला दें, मतलब लाइव भी चलते रहेगा, एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट समय 30 सेकंड समय देते रहेंगे, कमेंट में अपना लिखते रहेगा ना। इस संडे वही करेंगे कि किसी टाइम में इसको कर लेंगे। हो गया, आगे बढ़ा जाए। 7 नंबर क्वेश्चन है सर, लिखिए तो क्वेश्चन नंबर 7। अभिक्रिया के वेग एवं वेग स्थिरांक में अंतर स्पष्ट करें। अभिक्रिया के वेग एवं वेग स्थिरांक में अंतर स्पष्ट करें। अभिक्रिया के वेग एवं वेग स्थिरांक में अंतर स्पष्ट करें। तो वो बात तो आप लिख ही लो कि अभिक्रिया के वेग एवं वेग स्थिरांक में महत्वपूर्ण अंतर निम्नलिखित है। खुद से लिखो, अभिक्रिया के वेग एवं वेग स्थिरांक में महत्वपूर्ण अंतर निम्नलिखित है। अर्थात वेग अभिकारक के सांद्रता के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। मतलब कुल मिलाकर कहिए कि वेग जो है वो सांद्रता पर निर्भर करता है, लेकिन वेग स्थिरांक नहीं भाई। वेग स्थिरांक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। वेग स्थिरांक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। दूसरा अंतर लिख लेते हैं। वेग समय के साथ परिवर्तित हो जाता है, लेकिन वेग स्थिरांक नहीं। वेग स्थिरांक संपूर्ण अभिक्रिया के दौरान, वेग स्थिरांक संपूर्ण अभिक्रिया के दौरान स्थिर रहता है। तीसरा अंतर लिख लीजिए। वेग का मात्रक मतलब अभिक्रिया के वेग का मात्रक मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड होता है, जबकि वेग स्थिरांक का मात्रक अभिक्रिया के कोटि पर निर्भर करता है। अभिक्रिया के कोटि पर
निर्भर करता है। वेग स्थिरांक का मात्रक अभिक्रिया के कोटि पर निर्भर करता है। ठीक है, ये मुख्य अंतर हैं किसमें, वेग और वेग स्थिरांक में। आप इसके लिए सूत्र देख लो, R बराबर डेल सी बटा डेल टी, और इसके लिए सूत्र देख लो, R समानुपाती सी टू दी पावर n। इसमें जो कांस्टेंट यूज होगा R बराबर k इंटू सी टू दी पावर n, वो होगा इस, यही k क्या है, वेग स्थिरांक है। तो आप ऐसा करके इसको छोड़ सकते हैं। चलिए यहाँ तक में नोट कर लीजिए तेजी से, अगला क्वेश्चन की ओर फिर चलेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, 8 नंबर क्वेश्चन, अभिक्रिया के कोटि एवं आणविकता में अंतर स्पष्ट करें। अभिक्रिया के कोटि एवं आणविकता में अंतर स्पष्ट करें। ठीक है, तो फिर से वही बात इसमें भी लिखिए कि अभिक्रिया के कोटि एवं आणविकता में महत्वपूर्ण अंतर निम्नलिखित है। अभिक्रिया के कोटि एवं आणविकता में महत्वपूर्ण अंतर निम्नलिखित है। सर कोटि किसको कहते हैं और आणविकता किसको कहते हैं, जरा समझो। कोटि का मतलब हुआ अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो अभिकारक हैं उसके सांद्रता के घात के योगफल को क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। सो लिखिए, अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक के सांद्रता के घात के योगफल को अभिक्रिया का कोटि कहते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है R बराबर k इंटू ए टू दी पावर m इंटू बी टू दी पावर n, तो इसका कोटि हो जाएगा सर m प्लस n। आणविकता थोड़ा अलग है, वो क्या है भाई, तो अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक के न्यूनतम अणुओं के संख्या को आणविकता या अणुकता कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे A प्लस बी इज इक्वल टू सी, तो इसका अणुकता क्या होगा सर, इसका अणुकता होगा 1 प्लस 1 बराबर 2। दूसरा आ जाइए, यह प्रायोगिक मान है इसकी बात करें सर तो यह सैद्धांतिक मान है। इसमें आ जाइए सर, यह केवल अभिकारक के सांद्रता के घात पर निर्भर करता है। यह केवल अभिकारक के सांद्रता के घात पर निर्भर करता है। इसकी बात करें तो यह संपूर्ण अभिक्रिया पर निर्भर करता है।
यानी जब तक पूरा अभिक्रिया कंप्लीट नहीं हो जाए तब तक अनुक्ता या आणविकता पता चलने वाला नहीं है। चौथा पॉइंट, इसका मान शून्य या भिन्न हो सकता है, लेकिन हम बात करें अनुक्ता का तो इसका मान केवल 1, 2 या 3 हो सकता है। इसका मान, इसका जो वैल्यू है, इसका मान केवल क्या हो सकता है, केवल 1, 2 या 3 हो सकता है। 3 से अधिक नहीं पॉसिबल है अनुक्ता का वैल्यू। यहाँ तक नोट कर लीजिए। 9 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, वेग स्थिरांक। वेग स्थिरांक का सिंबल क्या होता है, के विशेषताओं को लिखें। वेग स्थिरांक के विशेषता लिख डालने हैं सर। भाई वेग स्थिरांक का विशेषता क्या होता है, तो लिखिए वेग स्थिरांक का महत्वपूर्ण विशेषताएं निम्नलिखित है। वेग स्थिरांक का महत्वपूर्ण विशेषताएं निम्नलिखित है। नंबर 1, क्या ये अभिकारक के सांद्रता पर निर्भर करता है? नहीं करता है, तो लिख लेते हैं यह अभिकारक या उत्पाद के सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है। क्या यह कभी अभिक्रिया के दौरान परिवर्तित होता है? मतलब यह संपूर्ण अभिक्रिया के दौरान स्थिर रहता है। यह संपूर्ण अभिक्रिया के दौरान स्थिर रहता है। यह किस पर निर्भर करता है? ताप पर। यह ताप पर निर्भर करता है। और निर्भर भी कैसे करता है? तो भाई वेग स्थिरांक जो होता है वो वेग स्थिरांक समानुपाती होता है किसके? ताप के। अगर आप ताप बढ़ा दोगे तो वेग स्थिरांक बढ़ जाएगा, ताप घटा दोगे तो वेग स्थिरांक घट जाएगा। लगभग ताप में 10 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि करने पर, यानी 10 इकाई की वृद्धि करने पर वेग स्थिरांक जो है ना डबल हो जाता है। कैसा हो जाता है? डबल हो जाता है, 2 गुना हो जाता है। चौथा विशेषता क्या लिख सकते हो? वेग स्थिरांक का मात्रक कोटि पर निर्भर करता है। चौथा विशेषता, वेग स्थिरांक का मात्रक अभिक्रिया के कोटि पर निर्भर करता है। अभिक्रिया के कोटि पर निर्भर करता है। ये विशेषता है वेग स्थिरांक का। इसको लिखिए, अच्छा से लिखिए। सो जा अच्छा से, सही से। तो अगले क्वेश्चन की ओर चले। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है और 10 नंबर क्वेश्चन है सर प्रथम कोटि। क्वेश्चन नंबर 10, प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक, प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक के मात्रक का गणना करें। मात्रक जो है ना वो कैलकुलेट करना है प्रथम कोटि के लिए। वेग स्थिरांक के मात्रक का गणना करें।
जरा ध्यान से सर देखो, प्रथम कोटि n बराबर 1, इसके वेग स्थिरांक का मात्रक निकालना है। तो सूत्र क्या है, चूंकि r बराबर k इंटू सी टू दी पावर n, r मतलब वेग, वेग का मात्रक क्या होता है सर, मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड, बराबर k गुना c सांद्रता, सांद्रता का मात्रक क्या, मोल प्रति लीटर, पर पावर क्या 1। क्यों, क्योंकि प्रथम कोटि अभिक्रिया है और किसी भी नंबर्स पर पावर वैल्यू 1 हो तो वैल्यू चेंज होने वाला है क्या, नहीं। तो ये निकल के आएगा मोल प्रति लीटर। सर मोल और मोल कैंसिल हो गया, प्रति लीटर भी कैंसिल हो गया, फाइनली क्या बच रहा है, के बराबर प्रति सेकेंड, के बराबर प्रति सेकेंड। अब अगर कोई टाइम फ्रेम मिनट में रखेगा तो प्रति मिनट, कोई घंटा में रखेगा तो प्रति घंटा, वर्ष में रखेगा तो प्रति वर्ष, यानी प्रति समय का जो यूनिट होगा वह किसका होगा, प्रथम कोटि अभिक्रिया का होगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करें। लिखिए क्वेश्चन, निम्नलिखित अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करें। नंबर 1, वेग बराबर k इंटू ए टू दी पावर 1/2 इंटू बी टू दी पावर 3/2, एक इसका कोटि निकालना है। और दूसरा है सर वेग बराबर k इंटू ए टू दी पावर 3/2 बी टू दी पावर -1। कोटि के लिए आप क्या करते हो, अभिकारक के सांद्रता के घात को जोड़ देते हैं ना, तो इसका कोटि हो जाएगा सर 1/2 प्लस 3/2, टोटल जोड़ लीजिए 4/2, मतलब क्या 2। इसके कोटि पर आ जाइए, इसका भी घात जोड़ देंगे सर, 3/2 जोड़ने के लिए चले थे -1, यानी 3/2 -1 इज इक्वल टू 1/2, ये कोटि हो गया। तो कोटि निकालना बहुत आसान काम है सर, बहुत जटिल काम नहीं है, सरल सा काम। पूरा देख लीजिए कि इस चैप्टर में रासायनिक बलगतिकी में आपने 3 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पढ़ा, 11 लघु उत्तरीय प्रश्न पढ़ा, उसके बाद बारी है फिर वस्तुनिष्ठ प्रश्न का। तो बिना देर किए हुए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न को हम आप सब मिलके टिक करेंगे सही जवाब के साथ और सही रीजन के साथ। चलो भाई देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाला कारक कौन है। तो देखिए, अभिक्रिया के वेग को ताप भी प्रभावित करता है, दाब भी प्रभावित करता है, सांद्रता भी प्रभावित करता है। तो कौन सा ऑप्शन होगा, सभी। अभिक्रिया के वेग का मात्रक, भाई अभिक्रिया के वेग का मात्रक क्या होता है, मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड होता है, ये वेग का मात्रक होगा। निम्न में से किस कोटि के अभिक्रिया का वेग सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, ऐसा कौन सा कोटि है, शून्य कोटि का अभिक्रिया का वेग जो होता है वह सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है सर, किसी अभिक्रिया का वेग समीकरण वेग बराबर k पर पावर -1/2 b पर पावर 3/2, तो a पर पावर -1 और b पर पावर 3/2 ऐसा करके दिया है, -1 प्लस 3/2 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे सर तो क्या आ जाएगा 1/2। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ा जा सकता है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर जाने से पहले इसको हटाना पड़ेगा। चलो भाई हटा लेते हैं और आते हैं फिर से इस टाइम फ्रेम के ऊपर और देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन क्या है। तो 5 नंबर क्वेश्चन आप पढ़ो, खुद से पढ़ो, जोर जोर से पढ़ो। देखो क्या है भाई, किसी अभिक्रिया का वेग समीकरण वेग बराबर k इंटू ए पर पावर अत्यय बी पर पावर अत्यय, तो अभिक्रिया की कोटि क्या होगा, मतलब -1 अब प्लस 1/2, तो -1/2 ऐसा कौन सा होगा सर, सी नंबर। एक शून्य कोटि की अभिक्रिया a प्लस बी बराबर सी के लिए दर है, भाई देखो शून्य कोटि है तो जिसका पावर जोड़ के 0 पुट जाए, ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ए नंबर। अगला क्वेश्चन की ओर चलो। अगला क्वेश्चन है, प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक होता है प्रथम कोटि है ना, तो प्रथम कोटि का क्या होगा, प्रति सेकंड। अच्छा, प्रति सेकंड की जगह प्रति मिनट होता तो उसको टिक करते, बिल्कुल करते सर। और आगे बढ़ा जा सकता है ना। चलिए थोड़ा और आगे चलते हैं, आगे ही तो बढ़ना है, इतना तक ही ना सर। चलो सर, इसको भी एक ही बार में देख लो सबको क्या क्या है।
ये है शून्य कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड। किस कोटि के अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई वेग के इकाई के समान होता है? ऐसा कौन सा कोटि है सर? शून्य कोटि है। अगला देखो, जल में H2 प्लस Cl2, सूर्य का प्रकाश जब इसको मिलता है तो क्या बनाता है? 2HCl बनाता है। अभिक्रिया की कोटि क्या है? हाँ, आपने अभी जस्ट पढ़ा, कोटि एक प्रैक्टिकल वैल्यू है। ऐसे आंकड़े आपको याद रखने पड़ेंगे और फिर याद रख के ही टिक कर सकते। दूसरा देखिए, रासायनिक अभिक्रिया H2 प्लस I2 इज इक्वल टू 2HI का साम्य स्थिरांक Kp। देखो साम्य स्थिरांक Kp यानी प्रेशर के लिए है। यह किस पर निर्भर करता है? पूर्ण दाब पर, उत्प्रेरक पर, H2 तथा I2 के मात्रक पर? नहीं भाई, किस पर निर्भर करता है? ताप क्रम पर निर्भर करता है। साम्य स्थिरांक जो होता है वो दाब, उत्प्रेरक, मात्रक इन सब चीज़ों से मुक्त होता है, सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। तो हम किस में टिक करेंगे? ताप क्रम पर टिक करेंगे। इस बात का ध्यान रखना, अलग अलग जगह पर इसका आंसर आपको अलग अलग लिखा हुआ मिलेगा, तो इसमें कतई कन्फ्यूजन में नहीं जाना है, यही इसका सही जवाब है। ठीक है, अगला क्वेश्चन में आइए। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक एवं अर्ध जीवन काल का सही संबंध है। देखो यही है ना सर? हाँ, इसमें भी वैसा ही दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर टी हाफ नहीं देल है, टी देल है। टी मतलब टोटल टाइम, तो गलती से ए नहीं टिक कर देना। क्या सही करना है? अब ऑप्शन जैसा रहेगा वैसा आपको टिक करना। आगे बढ़े, बताइए शून्य कोटि अभिक्रिया का अर्ध जीवन काल किसके समानुपाती है? सर टी हाफ समानुपाती ए। 1/a कैसे कर सकते हो आप? आपने अभी जस्ट अर्ध जीवन काल में सूत्र पढ़ा था शून्य कोटि के लिए, टी हाफ बराबर a बटा कितने? 2 के। देखो इसको जब कांस्टेंट करेंगे तो टी हाफ समानुपाती क्या होगा? तनके दिमाग चलाओ, खोपरिया को मत बैठाओ। चलो आगे देखते हैं। किसी वस्तु के प्रतिक्रिया करने का दर निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? परमाणु भार पर, समतुल्य भार पर, अणुभार पर कि सक्रिय भार पर? किस पर निर्भर करता है? सक्रिय भार पर। एक उत्प्रेरक वह पदार्थ है, उत्प्रेरक मतलब अगला वो क्या है? वह पदार्थ है जो उत्पाद की साम्य सांद्रता बढ़ा देता है, या फिर क्या करता है? अभिक्रिया के साम्य स्थिरांक को परिवर्तित कर देता है, या फिर क्या करता है? साम्य अवस्था तक पहुंचाने के समय को, यही सही है, साम्य अवस्था तक पहुंचाने के समय को क्या करता है? कम कर देता है। चलो अब मिलाते हैं 2018 वाले स्टूडेंट के पीरा से कि देखो उससे कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे। क्वेश्चन पूछते समय सब सीमाओं को लांघ दिया गया था। कब? 2018 में। तो वैसे क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाए ना, तो आप तो कम से कम 4 बार हनुमान जी का नाम लेंगे, फिर बनाएंगे, फिर भी बने या ना बने। तो चलो देखते हैं। इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं था, लेकिन हाँ क्वेश्चन लेवल का था। भाई दिख रहा है? दिख रहा है, चलो ठीक है। नहीं उसमें बहुत छोटा है, थोड़ा जूम हो गया ना। जरा इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। यदि dx बटा dt बराबर k इंटू एच प्लस पर पावर n, और जब pH 2 से 1 करने पर प्रतिक्रिया का दर 100 गुना हो जाता है। pH वैल्यू जब पहले 2 था, अब 1 कर दिए तो 100 गुना बढ़ गया। मतलब जब pH वैल्यू 2 था उस समय x था, अब pH वैल्यू 2 से कितना कर दिए? 1 कर दिए, तो कितना हो जाएगा? 100x हो जाएगा। कितना x हो जाएगा? 100x हो जाएगा। तो प्रतिक्रिया की कोटि क्या होगा? कोटि, कोटि नमन करो इस क्वेश्चन को, ये कोटि बतलाना है। ठीक है, सॉल्यूशन देखो, ध्यान से देखो। ठीक है, सॉल्यूशन देखो और ध्यान से देखो, ध्यान से समझो कि प्रतिक्रिया की कोटि क्या क्या होने वाला है और कैसे कैसे होने वाला है। जरा ध्यान से देखिए क्या दिया हुआ है। dx बटा dt बराबर k इंटू एच प्लस पर पावर n, ऐसा दिया हुआ। साथ ही साथ दिया हुआ है कि pH वैल्यू 2 था। pH वैल्यू कितना था? 2 था। तो इस समय जो रेट है r है वो x है, और pH वैल्यू को 1 कर देते हैं तो r जो है वो 100 गुना हो जाता है, 100x हो जाता है। तो कोटि ज्ञात करिए। n बराबर बताइए कि n क्या होगा। तो पहले तो ये समझो कि pH का सूत्र क्या होता है सर? pH का सूत्र होता है pH बराबर log 1 बटा H प्लस। इसको हम लिख सकते हैं pH बराबर माइनस log H प्लस। अब देखो फाइनली हम लिख सकते हैं माइनस pH बराबर माइनस 19 से 19 ला दो log H प्लस। और फाइनली लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं सर? H प्लस बराबर इसका बेस 10 रहता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 10 पर पावर माइनस pH। क्या लिख सकते हैं? 10 पर पावर माइनस pH। इतना काम तो करना ही करना है। इतना के बाद कितना करना है? इतना के बाद क्या करना है? तो ज़रा ध्यान से देखो। फिर से हम चलेंगे। ये क्या है? dx बटा dt मतलब r।
तो इसको हम लिख सकते हैं कि चूंकि R बराबर K इंटू, अब H प्लस के जगह पर क्या लिखेंगे सर, 10 पर पावर माइनस PH का होल पावर n। इसलिए देखो PH वैल्यू हम पहला बार में 2 रख लेते हैं, 2 रखेंगे तो R का वैल्यू कौन सी, x बराबर K इंटू, भाई 10 पर पावर है ना, 10 पर पावर माइनस 2 पर पावर n का होल बटा, अब PH का वैल्यू 1 रखने वाले हैं तो कितना लिख लेंगे, 100x लिख देंगे। कितना x लिख देंगे, 100x बराबर K इंटू 10 पर पावर माइनस 1 पावर क्या n, K और K खत्म हो गया। अब देखो K जैसे खत्म हो जाएगा तो फिर क्या होगा, x भी खत्म हो गया, क्या बच रहा है सर, ध्यान से देखो ना, 1/100 बराबर, यहाँ पर देखिए 10 पर पावर माइनस 1 ऊपर चल जाएगा, प्लस 10, 10 पर पावर माइनस 2 नीचे चल आएगा, 100। तो इसको लिख सकते हैं 10/100 पर पावर क्या n, भाई एगो जीरो खत्म, एगो जीरो कैंसिल। तो अब क्या बच रहा है, इसको लिख सकते हैं 1/10 पर पावर 2 बराबर 1/10 पर पावर n। दोनों का आधार सेम है ना, दोनों का आधार सेम है तो पावर क्या होगा, बराबर होगा, n बराबर कौन सी 2, दोनों बराबर में है ना, तो n बराबर कौन सी हो जाएगा 2। यानी ये किस कोटि का अभिक्रिया है, द्वितीय कोटि का अभिक्रिया है। लिखना चाहते हो लिख लो, वीडियो देख कर, लेकिन यहाँ से नहीं, समझ में आ गई बात ना, कहाँ से लिखना है, वीडियो देख कर लिखना, आगे बढ़े ना। हाँ उतना समय नहीं है सर, ठीक है, तो हम एक बार अच्छा से हट जाते ताकि आपको वीडियो देखते समय ज़्यादा दिक्कत ना हो। चलो अब आते हैं फिर से अगला क्वेश्चन पर। ये पीरा भी किसका रहा होगा, सोच के देखो, ये पीरा भी उसी 2018 का रहा होगा। और इस पीरा को कैसे सॉल्व करेंगे ज़रा ध्यान से समझिए, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। अरे भाई तू आ जा, तुमको कहीं नहीं जाना है, ज़रा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन क्या कहता है, एक रासायनिक अभिक्रिया का अर्धायु प्रतिकारक के सांद्रता से स्वतंत्र है। यहीं से समझो, जब कहता है अर्धायु प्रतिकारक के सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है तो वह प्रथम कोटि अभिक्रिया होगा। कौन सा कोटि अभिक्रिया होगा, प्रथम कोटि अभिक्रिया होगा। N2 गैस का आयतन 10 मिनट के बाद 10 लीटर एवं प्रतिक्रिया के संपूर्णता पर कितना लीटर हो जाता है। हाँ देखो, तो सिंपल सी बात है भाई कि शुरुआती अमाउंट जो है वो 100 लीटर है, अंतिम अमाउंट जो बच रहा है वो कितना लीटर बच रहा है, 10 लीटर बच रहा है, और टाइम कितना लग रहा है, 10 मिनट लग रहा है। तो प्रतिक्रिया का दर क्या निकालना है, प्रतिक्रिया का दर निकालना है। वो दर भी क्या निकालना है सर, प्रति मिनट इकाई में कैलकुलेट करना है। किस इकाई में कैलकुलेट करना, तो देखो K बराबर 2.303 बाई T log A बटा A माइनस एक्स। सो फाइनली K बराबर 2.303 बटा क्या 10 log A का वैल्यू 100 और A माइनस एक्स का वैल्यू 10 कैंसिल हो गया। log 10 का वैल्यू सर कितना, तो 2.303 बटा 10 गुना log 10 का वैल्यू 1। अब K का वैल्यू क्या हो गया, K बराबर 2.303 बटा 10। ये किसका वैल्यू हुआ, K का वैल्यू हुआ। किस इकाई में हो जाएगा, प्रति मिनट इकाई में। मिनट में कोई चेंजेस हुआ है नहीं ना, टाइम जिसमें था उसी में रह गया, टाइम में कहीं पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अब इसके लिए क्या कहता है, प्रतिक्रिया का दर निकालिए, तो R बराबर सूत्र होता है K इंटू C टू दी पावर n। ठीक है, अब सांद्रता जो रहेगा उसी के अकॉर्डिंग टू वैल्यू आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 100 बटा 10 काटेंगे, बटा में आ जाएगा। ये चूंकि किस में है, आयतन में है। किस में है, आयतन में। इसको काट कर फिर मोल में लाना पड़ेगा। मोल में जैसे लाएंगे तो फिर से log 10 हो जाएगा, और log 10 का वैल्यू फिर से कितना 1, और 1 से गुना करेंगे, यानी K में 1 से गुना करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। मतलब कौन सा ऑप्शन सही है, A नंबर ऑप्शन सही है। तो इसको भी आप वीडियो देख के लिख देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है सर, अगला क्वेश्चन है किसी अभिक्रिया, ये किसी भी अभिक्रिया में उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता एवं घटाता दोनों है, मतलब परिवर्तित कर देता। मतलब क्या कर देता है, परिवर्तित कर देता। चलिए इसके आगे और आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग को दर्शाता है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा सर, बी। हाँ बी ऑप्शन, अरे सी तो सक्रिय ऊर्जा का है। ठीक है, नेक्स्ट देख लो सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन प्रथम कोटि अभिक्रिया का उदाहरण। देखिए ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, यही एक प्रथम कोटि अभिक्रिया का उदाहरण है ना। डी नंबर प्रथम कोटि अभिक्रिया का उदाहरण है। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और आते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। देहली ऊर्जा एवं सामान्य ऊर्जा के अंतर को क्या कहते हैं,
दहली ऊर्जा और सामान्य ऊर्जा के अंतर को उत्प्रेरक परिवर्तित करता है। क्या गिब्स ऊर्जा परिवर्तित करता? नहीं करता। एंथैल्पी करता? नहीं करता। साम स्थिरांक करता? नहीं करता। क्या करता है? उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा का अवशोषण होता है कि उत्सर्जन होता है? न ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, न ही ऊष्मा का अवशोषण होता है, मतलब ऊष्मा अपरिवर्तित रहता है। उसके बाद देखो, अभिक्रिया का वेग निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता, यानी किसके वजह से वेग जो है वह नहीं चेंज होता है। भाई तू कहाँ जा रहा है वो बतलाना आपको। तो अभिक्रिया का वेग किसके वजह से परिवर्तित नहीं होता ये बताओ। पहला, अभिकारक का सांद्रता, नहीं, सांद्रता बदलेगा तो वेग बदलेगा, ताप बदलेगा तो वेग बदलेगा, सक्रियण ऊर्जा बदलेगा तो वेग बदलेगा। क्या बदलने से वेग नहीं बदलता? आरहेनियस का समीकरण कौन है? K बराबर A इंटू ई टू दी पावर माइनस EA बट्टा RT। यहाँ पर देखो अभिक्रिया 5A से 3B के लिए वेग क्या होगा? भाई इसके लिए वेग होगा R बराबर -1/5 गुना डेल A बटा डेल T, और फिर बराबर होगा +1/3 गुना डेल B बटा डेल T। बताइए ऐसा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर C। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? C। अरे C में मैच नहीं कर रहा भाई, D में, ये C में मैच कर रहा है, D में यहाँ माइनस है, होना क्या चाहिए था? प्लस। नहीं होगा। उत्पाद बढ़ता है और अभिकारक घटता है। अभिक्रिया N2O5 से NO2 प्लस हाफ O2 बनता है, हाफ मॉलिक्यूल्स। ये किस कोटि का अभिक्रिया है? प्रथम कोटि। अभिकारक अणुओं को उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा कौन सा ऊर्जा कहलाता है? यहाँ तक हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्या है भाई? 29, 30 जो भी है, हाँ अंतिम यहीं पर हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा यहाँ पे चैप्टर हम लोगों का, और चैप्टर से निजात पा लेंगे, फिर अगला चैप्टर की ओर चलेंगे। रासायनिक अभिक्रिया 2 मॉलिक्यूल्स O3 से बनता है 3 मॉलिक्यूल्स O2। निम्न प्रकार से होती है। पहला तीव्र गति से होता है, दूसरा मंद गति से, मतलब 2 चरण में पूरा होता है। कितने चरण में पूरा होता है? 2 चरण में। आपको याद है आपने अभिक्रिया पढ़ा, 2 प्रकार का होता है, एक होता है SN1, एक होता है SN2। तो SN1 प्रथम कोटि अभिक्रिया है, 2 चरण में पूरा होता है। SN2 द्वितीय कोटि अभिक्रिया है, जो कितने चरण में पूरा होता है? तो प्रथम कोटि अभिक्रिया है, ये बात तो पता चल गया। अब हम दिए गए वेग से हम ये ढूंढने का प्रयास करेंगे कि इसमें प्रथम कोटि कौन है। देखो ये द्वितीय कोटि है, 2 और -1 ना, मतलब कुछ नहीं है तो माइनस लगा हुआ, मतलब -1 है, यानी ये प्रथम कोटि अभिक्रिया। कौन सा ऑप्शन सही कर देंगे? इसमें आ जाओ, इस पर कुछ नहीं है, इस पर कुछ नहीं, 1 1 2, इस पर 1, इस पर 2 3, मतलब कौन सा ऑप्शन सही होगा? केवल और केवल बी सही होगा, डी सही नहीं होगा, सी सही नहीं होगा, ए बिल्कुल नहीं होगा। अधिकांश अभिक्रियाओं के लिए ताप गुणांक का मान निम्नलिखित में से क्या होता है? 2 और 3 के बीच होता है। एक शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए दिया गया, तो पहचानने के लिए कहता है कि शून्य कोटि अभिक्रिया कौन है? रिपीटेड क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट आ जाओ, किस कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग एवं वेग स्थिरांक की इकाई समान होती है? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, शून्य कोटि अभिक्रिया। तो टोटल 4 चैप्टर आपका खत्म हो गए। 4 चैप्टर का पूरा लेक्चर यूट्यूब पर है। 5वां चैप्टर हम लोग कल के क्लास से डिस्कस करेंगे।